नमस्कार। 3 जुलाई 2020 हो चुकी है और 3 जुलाई 2020 के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के प्रश्न बनते हैं, सभी प्रश्नों की हम वीडियो में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। साथ ही साथ प्रत्येक ऑप्शन से बनने वाले करंट अफेयर्स के क्वेश्चन की मैं आपसे चर्चा करूंगा, इसलिए वीडियो महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। वीडियो को लास्ट तक पूरे ध्यान से देखिएगा। 40 से अधिक 3 जुलाई के करंट अफेयर्स के प्रश्न आपके कवर हो जाएंगे वीडियो में। वीडियो का पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके हिस्ट्री चेकर के टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़िए, जहां आपको हिस्ट्री चेकर के सभी करंट अफेयर्स के पीडीएफ के साथ साथ एग्जाम से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण पीडीएफ भी एक साथ डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न के साथ। आज का पहला प्रश्न है, ई किसान धन ऐप लॉन्च किसने किया है? तो इसका सही आंसर है HDFC बैंक। HDFC बैंक ने ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है अपने उन कस्टमर्स के लिए जो कि किसान हैं। इससे वो कृषि संबंधित कार्य और बैंक संबंधित कार्य, दोनों ही कार्य ई किसान धन ऐप लॉन्च से कर पाएंगे, जो कि HDFC बैंक द्वारा लॉन्च किया गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी सही। अब इस ऑप्शन के अलावा हमारे पास 3 ऑप्शन और हैं, भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन ऑप्शंस की भी चर्चा करता हूं। तो भारतीय स्टेट बैंक यानी कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, जिसे SBI के नाम से जानते हैं, इसने हाल ही में 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है, क्योंकि 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना हुई थी। या यूँ कहें कि भारतीय स्टेट बैंक का पुराना नाम था इंपीरियल बैंक। क्या था? इंपीरियल बैंक। तो इंपीरियल बैंक से नाम बदला गया था। 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक रखा गया था। इंपीरियल बैंक का नाम 1 जुलाई 1955 को भारतीय स्टेट बैंक रखने के कारण भारतीय स्टेट बैंक 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाती है। तो भारतीय स्टेट बैंक का हाल ही में 1 जुलाई को स्थापना दिवस था। अब सी और डी 2 ऑप्शन आपको एक साथ नजर आ रहे होंगे, पंजाब नेशनल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। इन ऑप्शंस की खास बात यह है कि ये दोनों बैंकों का अब विलय हो गया है। इसमें जो ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स यानी कि OBC बैंक है, उसका पंजाब नेशनल बैंक यानी कि PNB में विलय कर दिया गया है और ये विलय 1 अप्रैल 2020 से प्रभावी हुआ था। देखिएगा, HDFC बैंक ने बैंकिंग और कृषि दोनों सेवाओं के उपयोग के लिए ई किसान धन ऐप लॉन्च किया है। SBI ने 1 जुलाई को अपना स्थापना दिवस मनाया है और 1 अप्रैल 2020 से पंजाब नेशनल बैंक और OBC का विलय हो गया है। बात करते हैं अगले प्रश्न की, केरल ने क्या लॉन्च किया है? तो इसका सही आंसर होगा ड्रीम केरला प्रोजेक्ट। केरल ने हाल ही में ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा हमारे पास 4 और ऑप्शन हैं। इन सभी ऑप्शनों की हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ड्रीम केरला प्रोजेक्ट की। केरल सरकार ने ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो उन लोगों के लिए है जो अन्य राज्यों अथवा विदेश से केरल लौटे हैं और उनको रोजगार की आवश्यकता है। इसके साथ साथ ड्रीम केरला प्रोजेक्ट में एक स्पेशल चीज़ जोड़ी गई है, वो ये है कि विदेश से अथवा दूसरे राज्य से लौटे गए लोगों के पास जो अनुभव है, जो कौशल है, और वो राज्य के लिए क्या बेहतर कर सकते हैं, ये सुझाव भी ड्रीम केरला प्रोजेक्ट के साथ साझा कर सकते हैं। यानी कि अपने विचारों को ड्रीम केरला प्रोजेक्ट में वो साझा कर सकते हैं, ताकि राज्य का बेहतरीकरण किया जा सके, राज्य को बेहतर बनाने का प्रयास किया जा सके। इसलिए केरल ने उन लोगों के अनुभव और क्षमता का फ़ायदा उठाने के लिए, उन लोगों के विचार जानने के लिए ड्रीम केरला प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। इसके अलावा कौशल कनेक्ट फोरम लॉन्च किया था हाल ही में कर्नाटक सरकार ने। कर्नाटक सरकार ने कौशल कनेक्ट फोरम उन लोगों के लिए लॉन्च किया था जो कि रोजगार की तलाश में है। कर्नाटक में कौशल कनेक्ट फोरम के जरिए सभी रोजगार तलाशने वाले लोगों का रजिस्ट्रेशन कौशल कनेक्ट फोरम में किया जाएगा और कर्नाटक सरकार उन्हें जॉब उपलब्ध कराएगी। रोजगार सेतु भी रोजगार के आवश्यक लोगों के लिए ही था जिन्हें रोजगार की आवश्यकता है, लेकिन इसे लॉन्च किया था मध्य प्रदेश सरकार ने। मध्य प्रदेश सरकार ने रोजगार सेतु लॉन्च किया था उन लोगों के लिए जो मध्य प्रदेश में लौटे हैं बाहर से। इसके अलावा नवी ऋण योजना,
नवी ऋण योजना को लॉन्च किया था सचिन बंसल ने। सचिन बंसल जो हैं वो सह संस्थापक थे भारतीय ई कॉमर्स कंपनी फ्लिपकार्ट के, लेकिन अब उन्होंने फ्लिपकार्ट को छोड़ दिया है और अपना एक नया स्टार्टअप नवी नाम से लागू किया था, जो कि छोटे वाहनों को, साथ ही साथ दो पहिया वाहन जैसे छोटे वाहन हैं और उद्यमियों को लोन देती है। उसी के तहत नवी ऋण योजना लॉन्च की थी फ्लिपकार्ट के सह संस्थापक सचिन बंसल ने। इसकी खास बात ये थी कि इसमें किसी भी पेपर को नहीं लगाना है, पूरी तरह पेपरलेस होगी नवी ऋण योजना, जिसमें 5 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा कस्टमर को। और कस्टमर का सिविल स्कोर कैसा है, इसके लिए नवी ऋण योजना आरबीआई की सहायता लेगा। आरबीआई की सहायता से कस्टमर का सिविल स्कोर देखा जाएगा। सिविल स्कोर का मतलब है उसने पहले कितना ऋण लिया है, कितने समय में चुकाया है, सही समय पर चुकाया जाता है या नहीं, ये सभी नवी ऋण योजना आरबीआई की सहायता से देखेगा। तो ये देखिए, ड्रीम केरल प्रोजेक्ट है जो कि विदेश से लौटे प्रवासियों की क्षमता और अनुभव के लिए है। कौशल कनेक्ट फोरम रोजगार जो लॉन्च किया था वो कर्नाटक ने किया था, जबकि रोजगार सेतु मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था। तो नवी ऋण योजना सचिन बंसल ने लॉन्च की है। अगला प्रश्न है, आईओसी के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा श्रीकांत माधव वैद। श्रीकांत माधव वैद हाल ही में आईओसी के अध्यक्ष बने हैं। 1 जुलाई से उनका ये प्रभावी होगा पद। आईओसी का क्या होता है? नितिन मेनन, संजीव सिंह और रविंद्र भाकर कौन है, इसके बारे में भी देखते हैं। तो जो संजीव सिंह है वो श्रीकांत माधव से पहले आईओसी के अध्यक्ष थे, जो कि 30 जून को रिटायर हो गए हैं। तो संजीव सिंह के रिटायर होने के बाद श्रीकांत माधव वैद को आईओसी का अध्यक्ष बनाया गया है। तो वहीं नितिन मेनन आईसीसी के एम्पायर एलिट पैनल में शामिल किए गए थे, जो कि तीसरे भारतीय एम्पायर थे जिन्हें आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल किया गया, और सबसे युवा भारतीय एम्पायर थे जो कि आईसीसी के एलिट पैनल में शामिल हुए हैं। तो मैं रविंद्र भाकर के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो देखिए, श्रीकांत माधव वैद आईओसी के अध्यक्ष के अलावा अन्य अध्यक्ष भी हैं। वो क्या हैं? जो कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन यानी कि आईओसी है, इसी की शाखाएं हैं जिनकी अध्यक्षता श्रीकांत माधव वैद करेंगे, जिसमें पहली शाखा है चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, दूसरी शाखा है इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड जो कि टर्मिनल सेवा प्रदान करती है। इसके अलावा रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड के भी अध्यक्ष रहेंगे। इसके अलावा पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड बोर्ड के निदेशक रहेंगे श्रीकांत माधव वैद। तो इन चारों की अध्यक्षता करेंगे। आईओसी के अध्यक्ष तो वो हैं ही, जो कि संजीव सिंह के बाद ये पद खाली हो गया था। इसके अलावा चेन्नई पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल टैंकिंग लिमिटेड, रत्नागिरी रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल्स लिमिटेड और के अध्यक्ष के साथ साथ पेट्रोनेट एलएनजी लिमिटेड बोर्ड के ये निदेशक रहेंगे। और 3 ऑप्शन और थे हमारे पास। वो क्या थे? वो ये थे कि संजीव सिंह आईओसी के पूर्व अध्यक्ष थे, जो कि 30 जून को रिटायर हो गए थे। जब संजीव सिंह अध्यक्ष थे तब आईओसी बोर्ड में निदेशक थे श्रीकांत माधव वैद। आईओसी बोर्ड में निदेशक के बाद संजीव सिंह ने जब अपना पद छोड़ा तो श्रीकांत माधव वैद को अध्यक्ष बना दिया गया। अब रविंद्र भाकर हमारा एक ऑप्शन था। तो रविंद्र भाकर सीबीएफसी यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के मुख्य कार्यकारी अध्यक्ष बन गए हैं इस समय नए। इससे पहले अनुराग श्रीवास्तव सीबीएफसी यानी कि केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड जो फिल्मों को सर्टिफिकेट देता है फिल्मों के लिए, उसके अध्यक्ष बन गए हैं अब रविंद्र भाकर। और नितिन मेनन आईसीसी के एम्पायर एलिट पैनल में शामिल किए गए हैं। अगला प्रश्न है, जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन होंगे? तो इसका सही आंसर है इंद्रमणि पांडे। इंद्रमणि पांडे होंगे जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र के भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधि। अब संयुक्त राष्ट्र में 25 के लगभग शाखाएं आती हैं, जैसे WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन बोलते हैं, वो ये भी संयुक्त राष्ट्र के अंतर्गत आता है। लगभग 25 शाखाओं में इंद्रमणि पांडे भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। तो शशांक मनोहर ने हाल ही में आईसीसी का पद छोड़ दिया है। आईसीसी के अध्यक्ष थे और इनका कार्यकाल अभी 2 साल और चल सकता था शशांक मनोहर का, लेकिन इन्होंने 2 साल पहले ही आईसीसी का पद छोड़ दिया है। अब राजीव के चंदर कौन है? तो राजीव के चंदर वो हैं जो कि इंद्रमणि पांडे से पहले भारत का स्थायी प्रतिनिधित्व कर रहे थे संयुक्त राष्ट्र
संघ में तो गिरिराज सिंह ने 1 जुलाई को मत्स्य योजना लॉन्च की है, जो कि PMMSY का एक हिस्सा है, यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना का एक हिस्सा है। चलिए आगे डिटेल देखते हैं। इंद्रमणि पांडे जो कि भारत का संयुक्त राष्ट्र में स्थायी प्रतिनिधित्व करेंगे। इसमें लगभग 25 शाखाएं होती हैं, जैसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ, अंतर्राष्ट्रीय मानवीकरण संगठन, विश्व मौसम विज्ञान संगठन, विश्व संपत्ति संगठन, अंतर्राष्ट्रीय संसदीय संघ और मानवीय मामलों के साथ साथ विश्व स्वास्थ्य संगठन का इंद्रमणि पांडे भारत की तरफ से स्थायी प्रतिनिधित्व करेंगे। और जो दूसरा ऑप्शन था हमारे पास राजीव के चंदर, तो राजीव के चंदर इंद्रमणि पांडे से पहले भारत के स्थायी प्रतिनिधित्व करते थे, जो कि 3 साल का कार्यकाल था राजीव के चंदर का, वो अब खत्म हो गया है। तो वहीं गिरिराज सिंह ने मत्स्य संपदा का पहला संस्करण लॉन्च किया है, जिसमें लगभग 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया है। PMMSY योजना, PMMSY, PM का मतलब होता है प्रधानमंत्री, M मत्स्य एस संपदा बाई योजना, यानी कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत ये संस्करण लॉन्च किया है गिरिराज सिंह की तरफ से। केंद्रीय मंत्री हैं मई 2020 में। अब शशांक मनोहर ने ICC पद से इस्तीफा दे दिया है। कल के वीडियो में मैंने आपको ये प्रश्न बनाया था। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान की पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी हैं? तो इसका सही आंसर होगा निगार जौहर। पाकिस्तान में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल बनी है निगार जौहर। इसके अलावा 3 और ऑप्शन हैं, सभी की बात करेंगे। तो निगार जौहर पाकिस्तान की ऐसी पहली महिला बन गई हैं जो कि पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल बनी है। इससे पहले मेजर जनरल थी, लेकिन अब ये लेफ्टिनेंट जनरल है। अगर मैं निगार जौहर की बात करूं तो पाकिस्तान की ये तीसरी ऐसी महिला थी जो कि मेजर जनरल के पद तक पहुंची थी। पहली महिला थी शाहिदा मलिक, जो कि पाकिस्तान में मेजर जनरल के पद पर पहुंची थी। तो दूसरी महिला थी शाहिदा बादशाह, जो पाकिस्तान की महिला जनरल बनी थी। देखिए निगार जौहर जो कि 1985 में रावलपिंडी के आर्मी मेडिकल कॉलेज से डिग्री ली थी इन्होंने। ये 2017 में मेजर जनरल की रैंक पर नियुक्त होने वाली तीसरी पाकिस्तानी महिला थी। अब ये लेफ्टिनेंट जनरल बन गई हैं। तो पहली मेजर जनरल कौन थी? शाहिदा बादशाह। तो दूसरी मेजर जनरल थी शाहिदा मलिक। उसके बाद निगार जौहर तीसरी ऐसी महिला थी जो कि मेजर जनरल के पद तक पहुंची थी। अब निगार जौहर पहली ऐसी महिला पाकिस्तानी बन गई हैं जो कि लेफ्टिनेंट जनरल के पद तक पहुंची हैं। तो वहीं एक और ऑप्शन आपने देखा होगा बेयोंसे। तो बेयोंसे को हाल ही में एक पुरस्कार दिया गया था, जो था बीट 2020 ह्यूमन ट्रायन अवार्ड, जो कि अमेरिका की पूर्व फर्स्ट लेडी मिशेल ओबामा, बराक ओबामा की वाइफ के द्वारा दिया गया था। क्यों दिया गया था ये पुरस्कार? ये पुरस्कार इसलिए दिया गया था क्योंकि इनकी एक संस्था है बाई योग, ये फाउंडेशन है बेयोंसे का। इन्होंने इसके तहत कोविड-19 के लिए काफ़ी राहत प्रयास किए थे, काफ़ी फंडिंग भी जुटाई थी, इसलिए इन्हें बीट 2020 ह्यूमन ट्रायन अवार्ड से नवाजा गया था बेयोंसे को। ये हो गए 4 ऑप्शन। अगला प्रश्न है, एक्सीलरेट विज्ञान योजना कहाँ शुरू हुई है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। भारत में एक्सीलरेट विज्ञान योजना की शुरुआत की गई है। इसका प्रमुख उद्देश्य ये है कि भारत में जितने भी लोग साइंस के क्षेत्र में आना चाहते हैं उनको रिसर्च के लिए आमंत्रित करना। साथ ही साथ इस योजना का प्रमुख उद्देश्य है PhD करने वाले लगभग 25,000 छात्रों को अगले 5 साल में बेहतर साइंटिस्ट बनाना। एक्सीलरेटर विज्ञान योजना का लक्ष्य है, जो कि भारत की तरफ से शुरू की गई है। तो भारत की तरफ से ये जो योजना शुरू की गई है, इसे शुरू किया है सांवैधिक निकाय विज्ञान एवं इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड द्वारा, जो कि उन छात्रों के लिए जो विज्ञान के क्षेत्र में करियर बना सकते हैं या बनाने के इच्छुक हैं, उन्हें रिसर्च के लिए आमंत्रित किया जाएगा, रिसर्च का मौका दिया जाएगा शोध प्रयोगशालाओं में। इसी का एक और पार्ट रखा गया है जो कि शीतकाल यानी कि विंटर में चलेगा, अभ्यास के तहत इन सभी छात्रों को आमंत्रित किया जाएगा। अधिक जानकारी के लिए इस वेबसाइट पर आप देख सकते हैं, एक वेबसाइट भी इस योजना के तहत लॉन्च की गई है, जो हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट दी गई है। इसके अलावा एक और मंत्रालय इसी योजना के तहत बनाया गया है, IMOC इंटर मिनिस्ट्रियल ओवरसीइंग कमेटी, जिसमें सभी साइंटिस्ट मंत्रालय अथवा विभागों को शामिल कर दिया गया है।
अगला प्रश्न है 17 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली में 17 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान शुरू हुआ है। जब दिल्ली विधानसभा के चुनाव हुए थे तो आपने एक घोषणा पत्र जारी किया था गारंटी के नाम से, जिसमें गारंटी दी गई थी कि जो भी वो घोषणा कर रहे हैं उन सभी योजनाओं को पूरा किया जाएगा। इस गारंटी पत्र में 2 करोड़ पेड़ पौधे दिल्ली में लगाने की घोषणा की थी दिल्ली सरकार ने। उसी के तहत 17 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान शुरू किया है। दिल्ली NH-20 हाईवे के आसपास एक पेड़ पौधे 17 दिवसीय वृक्षारोपण अभियान में लगाएगी। दिल्ली 10 जुलाई से NH-20 के आसपास 31 लाख पेड़ पौधे लगाएगी। गारंटी कार्ड में उसने 2 करोड़ पेड़ों का वायदा किया था। तो भाई एक और ऑप्शन आपको नजर आ रहा होगा गुजरात। गुजरात में आज खास बात क्या हुई है 2 जुलाई को, वे हुई है कि गुजरात का एक शहर है गांधीनगर। गांधीनगर में एक IIT कॉलेज है जिसका नाम है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान यानी कि IIT-GN। IIT-GN ने एक ऐसे ऑनलाइन उपकरण का पता लगाया है जो कि चेस्ट एक्सरे के जरिए कोविड-19 के बारे में पता लगा सकता है। अगला प्रश्न, सर एबर्टन बीक्स का निधन हो गया है, वो कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेटर सर एबर्टन बीक्स। क्रिकेटर थे वेस्ट इंडीज के, और वेस्ट इंडीज में बीक्स नाम से 3 क्रिकेटर हुए थे और इन तीनों ही क्रिकेटरों ने लगभग 3 सप्ताह के अंदर वेस्ट इंडीज के लिए पदार्पण किया था और तीनों ही क्रिकेटर अपने जमाने के महान क्रिकेटर बन गए थे। और एबर्टन बीक्स को तो सर की उपाधि भी दी गई थी। इनका निधन हो गया 2019 में, इन्हें अटैक आया था। उसके बाद इनकी तबीयत लगातार ख़राब चल रही थी। अब सर एबर्टन बीक्स का निधन हो गया है। देखिए 95 साल की उम्र में इनमें निधन हुआ है। वेस्ट इंडीज में 3 WS थे यानी कि 3 WS के नाम से मशहूर थे, जिनमें एबर्टन बीक्स, क्लाइड वॉलकॉट और फ्रैंक वॉरेल की जोड़ी थी। तीनों ही क्रिकेटर वेस्ट इंडीज के लिए क्रिकेट खेलते थे। ब्रिज टाउन में इन तीनों के नाम से एक राष्ट्रीय स्टेडियम भी बनाया गया है जिसका नाम है 3W's ओवल। एबर्टन बीक्स ने 1948 से 58 तक वेस्ट इंडीज के लिए मैच खेला था, जिसमें 4455 रन के अलावा 15 शतक लगाए थे। और 2009 में उन्हें ICC हॉल ऑफ फेम में भी शामिल किया गया था। जबकि इन्हें सर की जो उपाधि मिली थी वो दी गई थी 1995 में। तो ये था आज का करंट अफेयर्स। मुझे उम्मीद है आपको बेटर लगा होगा आज का करंट अफेयर्स। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और टोटल रोजाना की करंट अफेयर्स आप 5 बजे सुबह देख सकते हैं। सभी प्रकार के हैंड रिटन नोट भी आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।